हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 का 12th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल पे डिस्कस किया था और उसको क्लासीफाई किया था द बेस्ड ऑन एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो वहाँ हम लोगों ने चेक किया था कि व्हेन वी आर गोइंग लेफ़्ट टू राइट तो हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है और मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड टॉप टू बॉटम अपोजिट होता है। जो मेटेलिक करेक्टर है वो हमारा इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, बिकॉज हमारी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर लगभग 78 से लेके 80% क्या है, मेटल हैं। बट कुछ एक एक्सेप्शनल केस हैं जिसके बेसिस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल आर इन सॉलिड फॉर्म, इसलिए उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होता है। बट एक्सेप्शनल केस में आप गैलियम और सीजियम को देखोगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ओके, और सारी की सारी मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। बट मर्करी एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर्स पे लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने ये भी इसमें चेक किया था कि मतलब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसियस फॉर्म के अंदर होते हैं एट द रूम टेम्परेचर्स, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। बट एक्सेप्शनल केस में कार्बन और बोरॉन को चेक करोगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें हाईएस्ट मिलेंगे। ठीक उसी तरीके से सॉलिड फॉर्म की बात आई है तो गैसियस फॉर्म की बात आई है तो नॉन मेटल्स में ब्रोमीन है जो नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म्स के अंदर होती है। फिर एक डायग्राम के थ्रू, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू हम लोगों ने ये भी चेक किया था कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मेटल है, राइट हैंड साइड में हमारे पास नॉन मेटल है। बट मिडल में हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स है, या जिसको हम सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलियम और एस्टेटाइन आ जाते हैं। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है, मैंने प्लूटोनियम भी मेजर किया था, बट प्लूटोनियम क्या है, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। फिर इसके बेसिस पे हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे ताकि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को हम अरेंज कर सकें। और क्वेश्चंस के थ्रू अगर हमें किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट दे दिए जाएं, किसी भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप के एलिमेंट अगर हमारे सामने क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं तो हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से रिप्रेजेंट या अरेंज करेंगे। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स यहाँ जो पीरियोडिक टेबल्स है हमारे पास, इस पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम गोइंग ऑन चलेंगे लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। स्टडी करेंगे हम क्या, लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। अब इसमें हम चीज़ें क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो जैसा कि यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बना के मेजरेबल कर दिया कि किन किन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाता है, फ्यूजन भी आ जाता है, वेपोराइजेशंस भी आ जाता है, डेंसिटी भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, सो एक्सेट्रा। बट ये इनडायरेक्टली वे में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंडेबल होती है इनडायरेक्टली वे से। लेकिन ये जो एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है,
या फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, ये डायरेक्टली वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी एटम के डिपेंडेबल होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वे में वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और डायरेक्टली वे में ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मोस्टली हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर उस ट्रेंड को चेक करना है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ पे, एटम के एटॉमिक साइज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओके, उसके बेसिस पे ही हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होता है वो है एटॉमिक साइज। जो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, वो है एटॉमिक साइज। तो सारी जो ऑल द फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेबल है किस पे, एटॉमिक साइज पे। अगर हमें एटॉमिक साइज अंडरस्टूड हो जाता है तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज है उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हमें एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम अगर हमें अंडरस्टूड नहीं हुआ तो फिर बाकी की बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ है उन पे हमें प्रॉब्लम आएगी। तो देखते हैं एटॉमिक साइज एक्चुअली में होता क्या है। तो एक्चुअली में एटॉमिक साइज या इसको हम एटॉमिक रेडी या रेडियस भी बोल देते हैं, ये क्या होता है। तो यहाँ आप किसी भी एटम्स का अगर हम डायग्राम के थ्रू चेक करें, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को चेक करें, तो उसके सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट से, न्यूक्लियस से लेके जहाँ आउटमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो मैं डेफिनेशंस को क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली में डेफिनेशंस क्या होगी। द डिस्टेंस from center of the nucleus to the outermost cell of a electron. Okay, the distance from center of the nucleus to the outermost cell। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ से लेके ये एटम्स की आउटर मोस्ट है। मे भी हो सकता है कि जैसे मैं सेकंड सेल बनाऊँ, थर्ड सेल बनाऊँ, फोर्थ सेल बनाऊँ, तो वो उस सेल की एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज होगा। जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे सेकंड सेल बना दी है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड सेल कंसीडर कर दी है, तो अब ये डिस्टेंस यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। आप इसको R1 मान सकते हो, RA मान सकते हो, RB मान सकते हो। तो सेकंड ये सेल, तो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो अब ये डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये कवर अप हो जाएगी। सेंटर न्यूक्लियस से, सेंटर से लेके जहाँ इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल है उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ओके, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। बट इसको मेज़र करने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। वो डिफ़िकल्टी क्या है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी एटम्स की एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी आती है। इट मीन्स हम उसकी एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर सकते हैं। वो डिफ़िकल्टी क्या आती है, फर्स्ट आती है द साइज ऑफ द एटम इज़ वेरी स्मॉल। क्या है,
वेरी स्मॉल। अगर आप किसी भी एटम का साइज देखोगे तो 1.2 एंगस्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो इतने छोटे साइज में उसकी एटॉमिक रेडियस को मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। सेकंड, इसमें जो डिफ़िकल्टी वाला पॉइंट आता है वो ये आता है कि आप लोगों ने ऑर्बिटल सबसेल के बारे में डिस्कस किया होगा। उसमें एक चीज़ ये आती है कि जैसे सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अपनी एक डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट हम उसकी बाउंड्री की लोकेशंस को चेक नहीं कर पाते हैं कि वो कहाँ तक है। और जब तक हमें बाउंड्री की लोकेशंस का पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट आउटर मोस्ट सेल कहाँ है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो साइज स्मॉलर है, दूसरा उसके फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बाउंड्री की डिफ़िकल्टी आती है, उसकी बाउंड्री को हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं। और इसका जो थर्ड आता है, थर्ड जो हमारे पास आता है, द साइज ऑफ एटम also change from one bonded state to another। स्टेट टू अनदर इट मीन्स जो एटम का साइज है वो चेंज होता रहता है जब वो किसी दूसरी एटम के साथ बॉन्ड होता है। ठीक है, उसकी जो बॉन्डिंग की स्टेट है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हम उसकी एग्जैक्ट एटॉमिक साइज की लोकेशंस को चेक नहीं कर सकते हैं। जब भी ये एक एटम दूसरी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशंस करेगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसकी एटॉमिक साइज को क्या चेक करने में। तो ये कुछ एक डिफ़िकल्टी है जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट उस एटम की एटॉमिक साइज को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर आ गया। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है कोवलेंट रेडियस, सेकंड आता है हमारे पास वान डेर वाल्स रेडियस, एंड थर्ड आता है मेटेलिक रेडियस। ये 3 रेडियस हमारे पास आती हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये रेडियस क्या होती हैं और किस तरीके से हम इसको मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कोवलेंट रेडियस। तो हमारे पास डेफिनेशन आएगी कोवलेंट रेडियस की, 1/2 of the distance between the center of the nuclei of the 2 similar atoms bonded by the single covalent bond। ओके, यानी हाफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द 2 न्यूक्लियस, जो 2 बॉन्डेड एटम है उनके बेसिस पे
जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें H2 की, तो H2 में हमारे पास क्या होगा, दो एटम होंगी। जैसे यहाँ आप देखोगे ये एक हाइड्रोजन हमारे पास A है और ये एक हाइड्रोजन हमारे पास B है। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू सिमिलर एटम्स। तो ये एक एटम का न्यूक्लियस होगा, ये दूसरी एटम्स का न्यूक्लियस होगा। ये इनकी डिस्टेंस कितनी है, 74 पिकोमीटर। क्या आ जाएगा, 74 पिकोमीटर। अब हाफ करना है इसको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आएगा। आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, तो कोवलेंट साइज या कोवलेंट रेडियस इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, तो ये दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 74 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आएगा 37 पिकोमीटर। तो इट मीन्स जो कोवलेंट रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस कौन सी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो रेडियस बन जाएगी वो हो जाएगी 37 पिकोमीटर। ओके, क्लियर हो गया, क्या हो गया, पिकोमीटर हो गया। तो ये हमारे पास कोवलेंट रेडियस आ गई है किसकी, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स की। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एक टाइप का होमोन्यूक्लियस है, होमोन्यूक्लियस है ना, यानी हम इसको होमोन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम एटम है। इसी तरीके से हेट्रोन्यूक्लियस भी बनता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया या HI हो गया, तो उसमें डिफरेंट एटम आती हैं। तो उसी के बेसिस पे भी हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। यहाँ आप Cl2 का एग्जांपल लोगे तो भी वो इसी तरीके से आएगा। और दूसरी चीज़ एक आप लोगों ने ध्यान रखनी है, वो क्या चीज़ है कि हम कोवलेंट रेडियस को या फिर एटॉमिक रेडियस को असाइन करते हैं। कोवलेंट रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस को हम कोवलेंट रेडियस बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसको मेटेलिक रेडियस भी बोल सकते हैं या वान डर वाल्स रेडियस भी बोल सकते हैं। ओके, इट मीन्स क्लियर हो गया। अब इसकी ना वेरिएशंस को चेक करते हैं हम लोग। वेरिएशन इट मीन्स मेन पर्पस हमारा क्या है, हमने ट्रेंड को चेक करना है पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। कि अब हम चेक करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस किस तरीके से चेंज होती है। तो वेरिएशन चेक करते हैं हम लोग एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिक टेबल में। लेफ़्ट टू राइट जो कंसीडर करेगा हमारे पास पीरियड को, और टॉप टू बॉटम किसको करेगा, ग्रुप को। तो व्हेन वी आर गोइंग लेफ़्ट टू राइट, तब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होती है। और टॉप टू बॉटम्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। ओके, तो एटॉमिक साइज़ को या एटॉमिक रेडियस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। मैंने यहाँ पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट लिए हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड अगर आप नियोन की बात करोगे तो नियोन को भी हम लोग कंसीडर करना चाहेंगे। तो इस तरीके से, तो यहाँ मैंने एक ग्राफ लोड किया है एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर, और इस ग्राफ को देख के एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ आने के बाद जस्ट ये इंक्रीज होती है, फिर फ्लोरीन के केस में डिक्रीज हो जाती है, फिर नियोन के केस में इंक्रीज हो, मतलब वेरिएशंस हैं। अब ऐसा क्यों होता है? एक जनरल ट्रेंड तो हमें यही कहता है कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, बट जब हम किसी पर्टिकुलर टू एलिमेंट्स के अंदर अगर हम उनकी फाइट या हम उनको डिस्कस करके देखें तो वहाँ हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में देखोगे ये हमारे पास सारे एलिमेंट दिए हुए हैं जो क्या है हमारे पास पीरियड नंबर सेकंड के हैं। इसमें आप देखो ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है जो +1 यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। ओके, क्लियर हो गया। तो ठीक उसी तरीके से उसका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे तो 2s2 है, और सेकंड आप देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिथियम हमारे पास होता है 3 पोजीशंस के ऊपर, तो 2s1 हो गया, 2s2 हो गया, 2p2 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बाद। अब ये चीज़ें हमें हेल्प क्या कर रही हैं? सेकंड, अगर आप एटॉमिक रेडियस का डाटा चेक करोगे तो ये पिकोमीटर में डाटा दे रखा है। स्टार्टिंग में 152 था, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ कुछ वेरिएशंस आ रही है। तो इन वेरिएशंस को हम लोग चेक करते हैं ये किस तरीके से वेरिएशंस हो रही है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हम लोग वेरिएशंस चेक करते हैं किसमें, पीरियड्स के अंदर वेरिएशंस चेक करते हैं किसमें, पीरियड के अंदर। तो यहाँ आप देखोगे कि लिथियम से बेरिलियम तक जब आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक ही सेल्स के अंदर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही सेल के अंदर जा रहे हैं। इट मीन्स अगर हम चेक करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ सेल डज नॉट इंक्रीज, यानी एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल सेकंड सेल के अंदर क्या फिलअप होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी स्क्रीन नहीं करेंगे। स्क्रीन का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या रिपल नहीं करेंगे, और जो आउटमोस्ट सेल में जो नया इलेक्ट्रॉन आने वाला है या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इनको रिपेल नहीं करेगा और न्यूक्लियस को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, न्यूट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो साइज वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। बट यहाँ क्या है, इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर वाले न्यूक्लियस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन फोर्स बना के रखेगा और इनको रिपेल नहीं होने देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या पुल होके क्लोजली पैक हो जाएंगे और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ मैं कॉमन वे में एक वर्ड लिख देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज द
न्यूक्लियर चार्ज, बस इतनी लाइन बहुत है, ड्यू टू इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। चलो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि कॉमन वे में हमने न्यूक्लियर चार्ज को कंसीडर कर लिया है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होगा, बट इस वेरिएशंस को कैसे समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या चीज़ हो रही है। तो देखिए, जब भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है इसमें दो फैक्टर लगते हैं। वो टू फैक्टर कौन से हैं उनको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो टू फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स, ये दो फैक्टर हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज इस फैक्टर के अगेंस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इंटर न्यूक्लियर रिपल्सन्स ज़्यादा हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है सिस्टम, यहाँ तक तो सिस्टम ठीक है कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ यहाँ अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखेंगे, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में कि ऑक्सीजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो एकदम से ज़्यादा क्यों हो जाती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करोगे तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, पोजीशंस है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। ऑक्सीजन के केस में देखोगे कि 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ आप लोग देखो चेक करोगे कि 70 से 74 इंक्रीज हो गई है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ जैसे ही एक ऑर्बिटल्स के अंदर, तो यहाँ जैसे ही एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन्स फोर्सेस लगता है, और ये रिपल्सन फोर्सेस क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है किसके कंपेयर में, न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। किसकी वजह से, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स ग्रेटर। यहाँ पे एक वर्ड लिख देना, ग्रेटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। चलिए ये चीज़ तो क्लियर होगी। सेकंड ये आता है कि फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस है वो लेस देन क्यों होती है ऑक्सीजन से, लेस देन क्यों होती है ऑक्सीजन से। हालांकि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें 1s2 2s2 2p5, अगर 2p5 को अगर हम लोग चेक करते हैं और ऑक्सीजन को चेक करते हैं तो ऑक्सीजन के केस में तो हमने ये देखा था कि यहाँ एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रिपल्सन्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तो 2 ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तो रिपल्सन्स और भी ज़्यादा होना चाहिए,
इट मीन्स इसकी जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होने चाहिए, बट नहीं, यहाँ फैक्टर लगता है ड्यू टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन, और ये इंक्रीज करेगा किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो चाहे टॉप टू बॉटम हो, बोथ साइड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। बट वो जो सेकंड फैक्टर है जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी किसके कंपेयर में, न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा n के कंपेयर में तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, क्लियर हो गया। बस इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को हम लोगों ने समझना है। तो वेरिएशंस आती है और वेरिएशंस के अकॉर्डिंग कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहता है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और लास्ट में क्या आता है, नाइट्रोजन। वही कंसेप्ट आता है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आउटवेट या फिर न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन्स ज़्यादा हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम नियोन के केस में देखें, अगर आप नियोन के केस में देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, तो 2p6 में आप देखोगे सारे के सारे क्या हो गए, ऑर्बिटल फिल हो गए हैं। तो यहाँ जो आप देखोगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन्स हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स ग्रेटर देन हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग। तो इसकी एटॉमिक रेडियस ग्रेटर हो जाएगी सबसे ज़्यादा, इस पीरियोडिक टेबल्स में सबसे ज़्यादा 160 पिकोमीटर्स हो जाएगी। और अगर हमसे कोई इसकी अरेंजमेंट पूछे कि अरेंज द एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप पीरियड नंबर सेकेंड, तो हम इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नियोन आ जाएगा, फिर लिथियम आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास बोरोन आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास कार्बन आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक उसी तरीके से आप पीरियड नंबर सेकेंड, पीरियड नंबर थर्ड, पीरियड नंबर फोर्थ या किसी भी ग्रुप्स के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ओनली किसके अकॉर्डिंग, पीरियड नंबर सेकेंड। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है किसको, एटॉमिक साइज को। और एटॉमिक साइज को हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके अंदर, ओनली पीरियड के अंदर। और एक एग्जांपल लिया है पीरियड नंबर सेकेंड। और इसमें मेन चीज़ आप लोगों ने वो याद रखनी है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू द इसमें टू ही फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज ना होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। बट फैक्टर अफेक्टिंग वही है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 या सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट होती है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट
इसका रिमेनिंग पोर्शन लास्ट वाला पोर्शन रह गया है। अगर हम चेक करेंगे ग्रुप्स के अंदर कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस किस तरीके से इंक्रीज होती है। ओके, थैंक यू गाइस।